शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, हम बात कर रहे थे कप्तानी के हवाले से, कोचिंग सिस्टम के हवाले से। तो आप इस सिस्टम का बहुत देर से हिस्सा रहे हैं और आपका एक लेगेसी है क्रिकेट के अंदर। और मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी ख़ानदान में क्रिकेट की बात होती होगी तो फैमिली आपकी है। ये बताइएगा कि ज़रा समझने के लिए कि कप्तान वो अच्छा होता है जो अपने सारे फैसले खुद करे, जिसको सारी कमांड दी जाए और जो है वो ऑल इन ऑल हो, हर फैसले का जो कोच की तरफ से जो चीज़ मिले सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करे, कोच उसको डिक्टेट ना कर सके कि मैं जो कह रहा हूँ वो करे। या वो कप्तान अच्छा होता है कि जो कोच कहे वो करे, जो मैनेजमेंट कहे वो करे और अपने से कुछ भी उसमें इनपुट ना डाल सके? उमर, बात यह है कि इस तरह जिस तरह एक सिर्फ माइंडसेट काम करे, ये फुटबॉल का गेम नहीं है कि जो सारा जो गेम प्ले कर रहा होता है वो एक हेड कोच कर रहा होता है। फुटबॉल के गेम के अंदर, इस गेम के अंदर आप जो सर्वेलेंस है, हॉकाई की तरह जो बाहर से भी जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं, उनका वास्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो उसको असेस कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो कैप्टन के साथ बैठ के नेचुरली जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती हैं या पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर प्लेयर या उसकी क्वालिटी, उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसको असेस करने के बाद उसका रोल उसको दिया जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ कोच का माइंडसेट चलना बेहतर है या सिर्फ कैप्टन का माइंडसेट चलना बेहतर होगा। लेकिन ये कि ऑन द स्पॉट लास्ट मिनट्स के ऊपर, 11th आवर के ऊपर आपको यू नीड टू टेक सम डिसीजन एंड दैट्स वेयर द कैप्टन्स माइंडसेट कम्स इनटू प्ले। जब वो उसका बोल्ड डेयरिंग डिसीजन उस वक्त उसको लेना होता है, देयर एंड देन। जिस तरह कल के मैच के अंदर आप देखें, इंग्लैंड के 5वें ओवर में 36 टोटल था और वो काफी पीछे थे। तो वहां उन्होंने लास्ट जो ओवर था जो पावर प्ले का, उसके अंदर दे हैड टू पुश देयर फुट डाउन और उन्होंने रन्स करने ही करने थे। दैट वाज द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द होल मैच मेरी नजर में, कि जहां मैच हमारे हाथ से निकला। वहां उसी ओवर के अंदर उन्होंने एक ओवर, छठे ओवर में 17 रन करे नवाज की बॉलिंग के ऊपर। अगर वहां उस्मान तारिक को दिया जाता ओवर तो वहां उसके ऊपर हिट आउट करना मुश्किल होता और चांसेस थे कि वहां वो विकेट भी ले सकता होता। तो वहां बहुत मेजर गलती है कि डोमिनेटिंग रोल जो है वो कैप्टन का ही होना चाहिए ग्राउंड के अंदर, क्योंकि ग्राउंड में सारी सिचुएशन और सारे फैसले जो हैं वो कप्तान ने संभालने होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा जो हैं वो इस तरह से अपने फैसले मनवा सकते हैं जिस तरह से माजी में हमने देखा कि 2021 और 22 तक का अगर बाबर आजम देखा जाए तो वो एक ऐसा कप्तान था कि जो अपने फैसले बनवाता था और ग्राउंड में हमने देखा भी, एक हमने सेमीफाइनल खेला, एक हमने फाइनल खेला, फिर उससे पहले सरफराज अहमद हमने देखे, फिर मिसबाह हक हमने देखे, फिर यूनुस खान हमने देखे, उससे पहले वसीम अकरम थे, उससे पहले इंजमामुल हक थे और उससे पहले जिन कप्तानों की बात की जाए, राशिद लतीफ थे। ये लोग जो हैं वो अपनी बात को मनवाते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि कप्तान ऐसे आ रहे हैं कि बनाई ऐसे कप्तानों को जाता है, ऐसे लोगों को कप्तान बनाया जाता है बाबर के बाद, 22 के बाद, कि जो यस सर करें और बाहर वालों की सोच को अंदर लेके जाएं। देखिए, बड़ा सिंपल है, 2+2 है इसके अंदर। जिस तरह सलमान इस टीम के अंदर वॉक इन करके आए हैं, तो पहली बात तो ये है कि उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले या गेम ऑफ प्ले, एक तो बॉलिंग नहीं कर रहे इतने अरसे से, ठीक है ना। वरना ये था कि पहले बॉलिंग इन्होंने स्टार्टअप जब किया था तो बॉलर भी थे, फिर बैटिंग के अंदर इनका रोल प्ले देखने में आना शुरू हो गया। तो बात यह है कि वो उन वनरेबल ब्रिटल पोजीशन के ऊपर हैं, उनको भी अंदाजा है कि ये तो। और माइक हैसन जो हैं वो एक स्ट्रॉन्गर कोच बन के टीम के अंदर आए, तो उनकी बात ज्यादा जो मानी जा रही है, उसका रीजन ही यही है कि वो इस वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के ऊपर हैं, वेयर एज द कैप्टन इज स्टैंडिंग ऑन अ वीकर स्टांस। तो इस वजह से उनकी बात के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिए जाते हैं, हसन की बात पे।
अच्छा, सलमान अली आगा का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब सलमान अली आगा खेलते हैं शादाब की कैप्टनसी के अंदर, तो हमने पिछले टूर्नामेंट में भी देखा जो कि PSL 10 था, उसके अंदर सलमान अली आगा बहुत से मैचेस के अंदर टीम का हिस्सा ही नहीं थे। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर वो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे सलमान अली आगा को T20 टीम में खेलने के लिए, और बहुत से मैचेस बाहर बैठ के बेंच पे देखे हैं उन्होंने, और अब कौमी T20 टीम का अपने कप्तान बना दिया। फिर जो यहाँ पे कप्तान बनता है वो देखता है कि सर्कल के अंदर 6 ओवर पहले मैं खेलूंगा, चौथे नंबर का बैट्समैन जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है सलमान अली आगा, वो 1 डाउन पोजीशन पे आ गया। यानी कि जिसको कमांड मिलती है वो चाहता है कि मैं ऊपर आ जाऊं। ऐसा क्यों है? सलमान की जगह बनती है टीम के अंदर? नहीं, ये मेरा कहना नहीं है। सारे जो क्रिकेट लवर हैं पाकिस्तान के अंदर वैसे ही क्रिकेट लिटरेट लोग हैं और क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझते हैं, लीव अलोन द क्रिकेटर्स देमसेल्व्स। तो उन सारे लोगों का यही कहना है कि उनकी एक तो अपनी जगह इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, बेस उनका इतना स्ट्रांग नहीं है कमिंग इनटू अ T20 टूर्नामेंट, और वो भी वर्ल्ड कप जैसा। और फिर उसके ऊपर अब कहीं तो फिट इन होना है, बॉलिंग वो कर नहीं रहे, तो फिर बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर बाद में उनका जो स्ट्रोक प्ले है वो अलाउ नहीं करता, छठे सातवें नंबर के ऊपर वो हार्ड हिटर या कोई पावर हिटर भी नहीं कहलाए जाएंगे। तो दिस वाज द ओनली वे टू गेट हिम इन। जी अच्छा, एक सवाल है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल में है, और हम भी ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और आज मौका मिला आपसे पूछने का। तो ये बताइएगा कि बाबर आजम, जो कि सब जानते हैं कि पेस के अगेंस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एक ऐसा बैट्समैन कि जिसका जो है वो 5000 के करीब जो है वो T20 में रन्स हैं, 129 का स्ट्राइक रेट है, और इस टॉप ऑर्डर के अंदर नंबर 2 पर सबसे ज्यादा जिसका स्ट्राइक रेट है वो अभी भी बाबर आजम है। तो ऐसे प्लेयर को जो कि यूटिलाइज करता है 6 ओवर्स का, उसको इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ओपन क्यों नहीं करवाया गया? जब साइम अयूब फ्लॉप हो रहा था, जब सलमान अली आगा खुद फ्लॉप हो रहे थे, तो इस माइंडसेट को क्यों नहीं बदला गया? क्यों प्लान चेंज नहीं किया गया? बाबर को ऊपर नहीं भेजा गया? बाबर को अगर ऊपर भेजने का मतलब ये है कि जो पहली बात तो ये है कि उसके साथ ज्यादती की, जब he was among standing the top ranking players around the world। उसकी क्लास एक्ट बैटिंग, वो अपनी जगह सब कुछ सब मानते भी हैं, लेकिन ये कि उसको इतना अंडर प्रेशर टाइम एंड अगेन सम कॉर्नर्स ऑफ जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, वो उन लोगों ने उसको इतना प्रेशर में लेके आ गए कि वो और दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट ये है कि उसके 20, 25, 30 रन लोगों को नजर नहीं आते, इसी के हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा रन्स की है। तो उसके लेकिन ये कि जब वो उसके ऊपर प्रेशर इतने आए तो फिर वो उसके रन अ बॉल का जो है, जब वो ज्यादा फॉर्म में थे तो रन अ बॉल पे ही खेलते थे तकरीबन, लेकिन वो दैट यूज टू बी ही यूज टू टर्न दो 30-40s इनटू 70s-80s, और वो जब 70-80 जब करते थे तो आखिर में चौके छक्के मार के बॉल का डेफिसिट को ज्यादा कर देते थे कि लेट्स सपोज 50-60 बॉलों में 80-90 रन कर दिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि जब किसी प्लेयर के ऊपर ये सिचुएशन आए, जब उसके साथ टीम में ज्यादती हो रही है और पूरे सब लोगों को नजर आ रहा है कि एक प्लेयर जो है वो चौथे नंबर का प्लेयर ही नहीं है, और T20 क्रिकेट के अंदर जिसका फिनोमिनल रिकॉर्ड है पावर प्ले में खेलने का, जिस जैसा प्लेयर आपकी पूरी T20 क्रिकेट में नहीं है रिकॉर्ड्स के हिसाब से, 5000 बाबर से ज्यादा रन अभी तक किसी के नहीं है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हुए। ऐसे प्लेयर के साथ जब ज्यादती हो तो उस प्लेयर को क्या करना चाहिए इस सिस्टम के अंदर? आपने भी बहुत से ऐसे सीन्स देखे होंगे जब प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां होती आई हैं, उनके नंबर चेंज करते रहे। तो बाबर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए? देखिए उमर, बात सिंपल है कि जब आपको आपकी पोजीशन इतनी स्टेबल नजर ना आ रही हो, आपका एक इंसान जब बचपन से शुरू करता है तो एक प्रेफरेंस होती है कि ये मेरा कंफर्ट जोन का नंबर है। मैं चाहे अगर ओपन होऊंगा तो मैं अगर छठे सातवें पे जाऊंगा या 5 नंबर पे जाऊंगा तो मेरा माइंडसेट उस तरह स्विच ऑन नहीं हो सकता स्ट्रेट अवे। ऑल्दो कि ये T20 क्रिकेट है, लेकिन ये कि बाबर आजम जो हैं उनके साथ फ्रॉम द वर्ड गो ज्यादती इसलिए हुई कि उनको ओपन से नीचे लाते चले गए, वहीं ऊपर जाने देते तो फिर आपको इतना, इसलिए कि अपने ब्लू आइड बॉयज या अपने प्रेफरेंस के प्लेयर्स या बाबर का नेचुरली स्टैचर इतना बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया था एक टाइम पे कि उसको शेक करने के लिए
किसी और को लाए और इसको 1 डाउन लाए पहले। अब 4 नंबर पे हसन साहब कह रहे हैं कि जी 4 नंबर पे इसका जो रोल है वो 4 नंबर का तो उस दिन आएगा रोल के जिस दिन ऊपर से ज्यादा प्लेयर आउट हो जाएंगे, और फिर वो एक दिन आएगा इसे कि कोई ना कोई ओपनर या 1 डाउन वाला तो चलेगा, तो किसी दिन के लिए उनको रखा हुआ है, तो ये गलत उनकी थिंकिंग है। अच्छा शोएब साहब, आपके ख्याल में खराबी कहां पर आई थी जब 2022 के अंदर एक टीम जो है वो फाइनल खेल रही है और बड़ा क्लोज फाइनल, अगर शाहीन वहां पे इंजर्ड ना होते तो हम हो सकता है कि वो T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाते। एक ऐसी टीम जो कंसेक्टिवली 2 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेलती है, फिर फाइनल खेलती है, इतनी अच्छी जेलिन हुई होती है, ग्राउंड में जाती है तो लगता है कि ये टीम जो है वो आज सबको पिछाड़ देगी। 2022 के बाद कहां डाउनफॉल आया, कहां पर मामला खराब हुए जो आज इस नहज में हम पहुंच चुके हैं कि हमें जो है वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हुए जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ा होता है, टीम डिसाइड करते हुए, कोचिंग स्टाफ डिसाइड करते हुए। बड़ा सिंपल इसका रीजन है उमर कि जब बोर्ड के अंदर सर्टेन चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, एक टाइम आपको याद होगा कि 2-2, 3-3 चेयरमैन और जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होनी शुरू हो गई, तो हर कोई अपना एक आप ये समझते हैं कि ज़का अशरफ जो है वो मेन रीजन है इस सारे सिस्टम की खराबी के, जिस तरह सोशल मीडिया सारा कहता है? नहीं, मैं नहीं समझता। सिर्फ अगर उनके ऊपर कोई ब्लेम गेम जाता है तो जाता जरूर होगा, लेकिन इज नॉट द ओनली वन। उसके बाद बेशक सेठी साहब आए, उनके भी फिर रमीज के टाइम के ऊपर कौन सी चीजें अच्छी हुई, तो सारों का जो डिबेकल का जो रीजन है वो टॉप टियर जो है वो उनका भी बहुत ज्यादा हाथ है, इसलिए कि हर किसी ने आके कैप्टन भी चेंज किया, हर किसी ने आके कोचेस भी चेंज किए, तो जब इस तरह के माइंडसेट टीम के जिसका जो दिल किया उसने अपनी मर्जी का कैप्टन बनाया, तो इसलिए कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आई, और यू गॉट टू पिक एंड चूज सर्टेन प्लेयर्स। आपको क्रिटिकल आई से देखना होता है कि वो उस नंबर पे या उस फॉर्मेट का, टेस्ट हो, वनडे हो या T20 का, किसके अंदर क्या पोटेंशियल है। सिर्फ ये कि स्ट्रॉन्गर बेस अगर बना हुआ है कि जी आज मैं स्ट्रॉन्ग, मैं रन्स कर रहा हूँ, चाहे वो वनडे के अंदर है, तो मेरी से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कि जो चेयरमैन है वो आपको ज्यादा क्लोज कर लेता है कि जी ये हमारे को बचाएगा या ये विकेटें लेके दे रहा है, तो उसकी फिर से आ जाती है, और फिर इस तरह वो उसके प्रेफरेंस जो होती है वो सर्टेन बॉयज के लिए उस प्लेयर की जो होती है वो इंक्लाइंड होता है टूवर्ड्स गेटिंग होल्ड ऑफ सर्टेन प्लेयर्स। तो वो क्रिटिकल जो यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा शोएब साहब, एक चीज मेरे जहन में चल रही है कि जब से मैंने और संभाला ना, यानी कि क्रिकेट को समझना शुरू किया है या देखना शुरू किया है, तो हम हर वर्ल्ड कप के बाद यही चीज़ें देखते आए हैं कि टीम से जो है वो कुछ खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, वसीम और वकार वगैरह ये सब जो है वो आउट हुए। 2007 का वर्ल्ड कप जब ख़त्म हुआ तो हमने कुछ प्लेयरों के ऊपर तलवार चढ़ाई, और फिर उसके बाद जो है वो इंजमामुल हक वगैरह ये सब जो है वो आउट हुए, हमें पूरी टीम बदलना पड़ी। फिर 9 का वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद 10 के वर्ल्ड कप के बाद यही हुआ, फिर 15 हम जीते भी, और उसके बाद फिर हमने सरफराज के ऊपर तलवार चढ़ाई, और उसके बाद जो है वो अब फिर 22 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमारा बयानिया ये था कि हम फाइनल में तो पहुंच रहे हैं लेकिन हम फाइनल नहीं जीत पा रहे हैं, और उसके बाद ऐसी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ कि अब हम ना तो अगले राउंड में पहुंच सकते हैं, ना सेमीफाइनल, फाइनल तो दूर की बात, पहले राउंड से आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हर टूर्नामेंट के बाद कि हमें टीम मैनेजमेंट ही बदलना पड़ती है, प्लेयर बदलना पड़ते हैं, कप्तान बदलना पड़ते हैं? और सेलेक्टर का तो नाम उमर आप ले नहीं रहे, इसलिए कि वो भी तो इतनी दफा चेंज होते हैं और वो भी अपना रोल प्ले इस तरह कर रहे होते हैं। जैसे इस टीम के अंदर आपने देख लिया कि जो टीम के अंदर जो बहुत से जो प्लेयर सर्टेन प्लेइंग होना चाहिए वो नहीं है, और बहुत से कुछ ऐसे प्लेयर भी जो हैं वो इस टीम में डिजर्व नहीं करते थे और वो टीम में आके खेल भी रहे और कैप्टन भी हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी भी तो देखे ना कि पिछले जवाब के अंदर सिलेक्शन कमेटी का बोलना भूल गया था, तो वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं कि ये सारे जो सिचुएशन में ट्रबल वाटर्स में पाकिस्तान टीम को लाके खड़ा कर दिया है, उसके रीजन
एक नहीं है, ये बहुत 3-4 तो मुझे ऑफ हैंड जो सामने याद आए वो मैंने आपको बता दिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो पाकिस्तान के अंदर जो सर्टेन जो कोचेज हैं वो ज्यादातर सारे दे हैड बीन फेलियर्स इन देयर लाइफ टाइम, वो पाकिस्तान क्रिकेट के बच्चों को वो आके सिखा रहे हैं। और अब जैसे मिसाल इसी टूर्नामेंट के हेड बैटिंग कोच को ले लें, वो 11 तो मैच खेला हुआ है, 11-12 का एवरेज है उसका, 70-80 फर्स्ट क्लास मैचेस टोटल खेले हुए हैं और रन 12-14 रन का एवरेज है। तो इस तरह की चीजें पूरा ट्रैक डाउन आप ट्रेल नीचे तक देखेंगे कि इसी तरह के फेलियर्स जो हैं उन्होंने 2 किताबें पढ़ के आ गए और कोचिंग का सर्टिफिकेट एक फ्रेंचाइज मॉडल की तरह चला रहे हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक फ्रेंचाइज मॉडल की तरह चला रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की, तो शुएब मोहम्मद साहब आप भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, तो आपको उमर कुछ प्लेयर ऊपर से आते हैं। एक सेकंड आपको ये शायद आपको अभी इसलिए कि आपने अभी क्रिकेट देखनी शुरू की है, 2009 का जो वर्ल्ड कप जीते थे, आई वाज द ओनली सिलेक्टर हु सिलेक्टेड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हिच वन, और एक हफ्ते के बाद आगे वो हटा दिया था। जी हाँ जी, आप बोल रहे हैं बिल्कुल 2002। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में आप भी रहे, और मुझे ये बताइएगा कि ऊपर से चीजें आती हैं, कुछ प्लेयर्स इंडल्ज होते हैं, जिस तरह से अब सवाल आते हैं कि घूम फिर के जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है शादाब टीम में एंटर हो जाते हैं, फहीम अशरफ टीम में एंटर हो जाते हैं। तो आपके दौर में भी ऐसी चीजें होती थी कि कुछ प्लेयर को ऊपर से नाम आते थे और कहते थे कि यार इसको जरूर लेके जाना हमने, इसको वर्ल्ड कप जरूर खिलाना हमने? नहीं, होता यह है कि आपकी फुटिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर आप वीकर स्टांस पे खड़े हुए हैं, जिस तरह मैंने जो 2009 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर मैं अबू धाबी में ये टीम सेलेक्ट हुई थी, मरूम कादिर भाई 10 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एज ए सिलेक्टर, और सलीम जाफर हमारे साथ जो थे वो पाकिस्तान में अपनी कोई कमिटमेंट थी वो नहीं आ सके थे, तो इस वजह से आई वाज द ओनली वन हु सिलेक्टेड अलोंग विद द कोच एंड यूनुस खान। तो इस तरह अगर आप स्ट्रांग बेस के ऊपर खड़े हो तो फिर आप होता क्या है कि जीतने के बाद भी एक हफ्ते के बाद जो मुझे हटा दिया था, या इसके अलावा भी मैं 3 दफा मैं सिलेक्टर बना हूं, लेकिन सरफराज अहमद को जब सबसे पहले पाकिस्तान टीम में जो आया है, पाकिस्तान ने टूर करना था बांग्लादेश का, उसमें कामरान अकमल भी थे। आई वॉज द वन हु स्ट्रेस्ड ऑन पिकिंग सरफराज अहमद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और उसके अंदर उनकी सिलेक्शन हुई, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि टूर नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ कुछ मिलिट्री का कू हो गया था, तो जिसकी वजह से वो टूर नहीं हुआ, लास्ट मिनट पे वो कैंसिल हो गया था। लेकिन दैट्स हाउ ये जो सरफराज टीम में आए, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, और फिर जब स्ट्रांग हो तो फिर बाज सर्कल के अंदर आपकी शर साहब बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, तो मुझे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आपको मैं रोकूं, लेकिन हमें कल के मैचेस पर भी बात करनी है, फिर जो है वो आगे किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, लोग जानना चाहते हैं कि माजी में क्या हुआ और क्या होता आया है और किस तरह से चीजें चलती रही हैं। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का कल मैच है और दूसरा मैच है भारत का और जिम्बाब्वे का। सिचुएशन को देखते हुए ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर अभी सब टीमों ने एक मैच खेला है, और भारत भी अपना पहला मैच हार चुका है, और फिर जो है 2 हारी हुई टीमों का मैच है और 2 जीती हुई टीमों का मैच है। पहले साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का बताइए कि कौन सी टीम जो है वो डोमिनेट करेगी अपने मैच में? देखिए, वेस्ट इंडीज जिस फॉर्म में खेल रही है वो देयर इज नॉट लुकिंग बैक टू इट वाली बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका, बट आई स्टिल बिलीव के साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर्स हैं दे आर मच मोर स्मार्टर और ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, और मेरी नज़र में साउथ अफ्रीका वुड बी लाइकली बी द विनर्स। लेकिन ये कि अगर कोई टीम साउथ अफ्रीका या इवन टॉप टियर की कोई भी दुनिया की टीम को अगर वो कर सकती है, ब्रेक कर सकती है उनका मोमेंटम, तो दैट इज ओनली वन टीम एंड दैट इज वेस्ट इंडीज। ठीक है, और भारत का जो मोराल गिरा साउथ अफ्रीका से हार के होम ग्राउंड के अंदर, और एक हार के बाद जो है वो उनको सामना करना पड़ा, और जो उनके मीडिया ने उनका हाल किया, जो बाकी लोगों ने उनका हाल किया, उससे उठ पाएगी भारत की टीम? और जिम्बाब्वे ने जो ग्रुप स्टेजेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वो दिखा पाएंगे कल के मैच में?
कौन सी टीम दिखा पाए? कैन यू रिपीट द? इंडिया और जिम्बाब्वे, इंडिया एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, देखिए जिम्बाब्वे की टीम का जो एक सर्टन उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ सर्टन प्लेयरों तक महदूद है, जिसके अंदर उनके कैप्टन जो हैं मुद्राबानी है और उसके अलावा जो रजा, है सिकंदर रजा, जी हाँ। तो बेसिकली वो उनके ऊपर रिवॉल्व अराउंड करती है उनकी टीम की परफॉर्मेंस। तो वो अगर ज्यादा इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं या उनके दूसरे प्लेयर उनको सपोर्टिव रोल में नजर नहीं आते, तो इसी वजह से अभी उनके जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स थे उन्होंने दे हैड बीन परफॉर्मिंग वेल। लेकिन ये कि एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर, बड़ी टीमों के अंदर एवरी नाउ एंड देन परफॉर्मेंसेस आना जरा मुश्किल हो जाता है। आपके कुछ लकी दिन होते हैं, कुछ और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो जिम्बाब्वे ने दे हैड डन वेल, लेकिन ये है कि वो आप उनको बोलें कि जी इस वक्त कोई नजर आ रहा है कि जी फाइनल खेलेगी, तो ऐसी बात अभी नजर तो नहीं आ रही। क्रिकेट है, इज अ फनी गेम, इट एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन ये कि अभी आप ठीक है। शुएब मोहम्मद साहब, प्रोग्राम हो गया है और नाज़रीन अब हमने देखना ये है कि कौन सी टीम कल का मैच जीतती है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मैच में से या भारत और जिम्बाब्वे के मैच में से, ये तो अब कल मैचेस के बाद पता लगेगा। हम आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर कल दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा से डिस्कशन होगी। मुझे इजाजत दीजिए, शुएब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह की बात।